नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम इंडिया बोल रहा है मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनका कहना है कि अब वक्त आ गया है दुनिया से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो, यानी कि वो दौर खत्म हो जाए जब सिर्फ अमेरिका की चलती थी, जब वॉशिंगटन की बादशाहत पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद से अमेरिका ने दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की, चाहे बात नाटो हो, आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ही बात क्यों ना हो। हर जगह अमेरिका के फैसले सबसे ऊपर रखे जाते रहे हैं। तो क्या अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? पुतिन के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो अब दुनिया का नक्शा बदल रहा है और बदलने की जिद पुतिन के इस बयान से साफ नजर आती है कि पुतिन का कहना है कि अब वक्त आ गया है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत होने का, यानी वो दौर खत्म हो जाए जब सिर्फ अमेरिका की चलती थी, जब वॉशिंगटन की बादशाहत पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद से अमेरिका ने दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की। नाटो हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, हर जगह पर अमेरिका के फैसले सबसे ऊपर रखे जाते रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई वो दौर अब बीत चुका है? पुतिन साफ कह रहे हैं कि भारत और चीन जैसे देश अब आर्थिक दिग्गज बन चुके हैं। क्या यही वो संकेत है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है? ब्रिक्स हो, एससीओ हो या फिर G20, ये सारे मंच बताते हैं कि अब अमेरिका के बाहर भी ताकतवर ध्रुव तैयार हो रहे हैं। भारत, चीन, रूस के साथ सऊदी अरब, ब्राजील, अफ्रीका और यूरोप भी अब अपनी अलग धुरी बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या अमेरिका ये बदलाव स्वीकार करेगा? क्या वॉशिंगटन अपनी बादशाहत किसी और के साथ बांटना चाहेगा या फिर इस नई ताकतों की लड़ाई से दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या ये सच में अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का जन्म है? ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो लोगों के मन में हैं। I wouldn't really speak about any domineering pose. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this. Not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities. That's not something that we would like to have. That's what international organizations calculate, but it doesn't mean that anyone should dominate over the politics or over global security. So we do not believe that there should be some. तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई अब एक तरफ से बात नहीं बनेगी, अब कई और ध्रुव जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, ये खतरे में आखिर क्यों है। दरअसल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ अभी तक अमेरिका की चलती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है और वॉशिंगटन ही एक तरह से नियम जो हैं वो तय करता है, और जो नियम यहां से तय किए जाते हैं बाकी देश उन्हें मानते हैं दुनिया के। अब आखिर क्यों इस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ये भी जरा समझिए। अभी तक की परिस्थितियां अलग थी, अभी तक सिर्फ अमेरिका सबसे ताकतवर था, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में भारत, चीन बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में नजर आते हैं। अगर रूस की बात करें तो रूस का एनर्जी और सैन्य प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर सिर्फ एक ध्रुव क्यों नजर आता है, बाकी अन्य मोर्चों पर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए बार बार अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपसे जानने की, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ में कि आखिर इस के मायने क्या हो जाते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पुतिन लगातार हुंकार भर रही हैं। पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि भाई अब अभी तक जो अमेरिका की मनमानी चलती थी अब ऐसा नहीं होगा, और खासतौर से अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ अटैक जब किया गया, चाहे बात रूस हो, अमेरिका चाहे बात चाइना हो या भारत, उसके बाद में एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। खास मेहमानों का पैनल जो है हमारे साथ में जुड़ा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में जेएनयू से प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के स्वर्ण सिंह सर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज सर बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमेरिका से डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन इंडो अमेरिकी फाउंडेशन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इसको लेकर जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं वो जरूर हमें समझना होगा। मैं शुरुआत डॉक्टर जाकिर हुसैन सर आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा बताइए, आखिर क्या ऐसा लग रहा है कि अब यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर की एक नई जंग जो है वो नजर आती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया ने जिस तरीके से भारत जो है एससीओ में जब शामिल हुआ तो भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत एक बड़ी शक्ति है। जब ये एससीओ में शामिल हुआ, इसके पहले एससीओ की मीटिंग कभी हुई थी, इस तरीके की हलचल नहीं हुई थी। तो ये तीन पोल एक साथ आ रहे हैं, भारत, चाइना और रशिया। तो ये अपने आप में खुद जाहिर कर रहा है कि तीन बड़ी शक्तियां जो है अमेरिका की डोमिनेंस को, यूनिपोलैरिटी को अब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, और वो चाहते हैं कि विश्व जो है बड़ी ताकतों से डिसाइड हो, जिसका रोल जो है वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, ब्रिक्स में, G20 में, तमाम जितने भी रीजनल और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी समान भागीदारी हो। और इसके फायदे ये होंगे कि ये ज़्यादा बैलेंस्ड होगा और ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, ना कि कोल्ड वार की स्थिति में जो है दुनिया जो है बटी रहेगी दो खेमों में। इनमें चार खेमों में बटना दुनिया का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों जो है अपने अपने कोने पकड़े रहेंगे। आने वाले कल में अगर ऐसा होता है तो एक बहुध्रुवी जो है दुनिया जो है, ये दुनिया के विकास के लिए, खासकर जो है ग्लोबल साउथ के विकास के लिए, जहाँ पे 80% जनता रहती है, उसकी जो है बात सुनी जाएगी और उसी की बात की जाएगी। और विश्व पे जो अमेरिका और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का जो वर्चस्व था, जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसमें कमी आएगी और सबको समान भागीदारी मिलेगी। और खासकर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। और यही चीज़ भारत ने नॉन गुट निरपेक्ष देश की सदरता करके यही चीज़, यही आवाज़ दुनिया के जो पिछड़े हुए, जो कोलोनाइज्ड थे, उनकी आवाज़ बनी थी। आज फिर मुझको इसी की चीज़ सुनाई देने लगी है। और पुतिन साहब ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात कही है, तो इससे लग रहा है पूरी तरीके से कि वो एससीओ की तियानजिंग में जो मीटिंग हुई है, यहाँ पर तीनों लीडर जो है कटिबद्ध नजर आते हैं। अब ये लगता है ये कैसे चलेगा, ये चाइना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर चाइना जो है अपनी मनमानी करने लगेगा, अपने एससीओ को या ब्रिक्स को अपने हिसाब से रूल करना शुरू करेगा, तो फिर जो है ये डगमगाएगा। लेकिन चाइना जानता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो दुनिया की धुरी जो है फिर से अमेरिका के फेवर में जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया को एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक प्रॉपर ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करने में उसको मदद मिलेगी। चाइना खुद परेशानी में है, जो कि इंडिया का सपोर्ट पूरी तरीके से चाहता है। और इंडिया ने भी दो चीज़ों का बहुत ही निर्णायक तरीके से एक इंडिकेशन दिया है कि वो एससीओ की मीटिंग में शामिल हुआ था, लेकिन चाइना की विक्ट्री परेड में नहीं हुआ। जी जी, तो इससे ये लग रहा है कि ये दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम दुनिया की बहुध्रुवी शक्ति के साथ हैं, ना कि किसी एक कंट्री के डोमिनेशन में, उसकी परेड में साथ है। ये एक मीजर्ड जो है अप्रोच लेके भारत चला है, और भारत ने कहीं कहीं ये भी दिखा दिया है कि हमारे जो अपने दोस्त हैं, जैसे जापान है, उधर है, इनके साथ भी हमारे संबंध चलते रहेंगे, ना कि हम चाइना के खेमे में देखे जाएं। ये एक पूरी तरीके से मेरे समझ में ये कैनवस उभर के सामने आ रहा है। बिल्कुल सर, यानी कि अभी तो हम, मुझे लग रहा है सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी सिवाज सर जरा आप ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आज के वक्त में आखिर वो यूनिपोलर या बायोपोलर वाली जो सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ते हुए अब आखिर मल्टीपोलर ताकतों का जिक्र क्यों होने लगा है? आखिर क्यों आज के वक्त में ज़रूरत है? और अगर देखा जाए, खासतौर से हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में आर्थिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। खासतौर से कहा जाता है कि कई अगर छोटे छोटे देशों में जो अलग अलग टकराव हैं, क्या उसको रिजॉल्व करने में वो मददगार होगा या नहीं। लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी ज़रूरत क्यों, ऐसी चर्चा की ज़रूरत पड़ रही है जो पुतिन कह रहे हैं? बिल्कुल, देखो नैना, पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि कोल्ड वॉर के टाइम में दो ब्लॉक थे।
एक तो सोवियत यूनियन ब्लॉक यूनियन था और और एक अमेरिका। कहीं ना कहीं वेस्टर्न ब्लॉक था। जी, जी। और वेस्टर्न ब्लॉक का जो लीड कर रहा था वो यूएस था। जी। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के हिस्से हो गए। और उसके बाद ये भी एक प्रकार सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका ने कराए थे। और फिर 15 हिस्से हुए, फिर रूस बन गया। और फिर एक प्रकार से अमेरिका का ही दबदबा रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड रहा। और अब जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको लगता था कि अगर वो यूनिपोलर वर्ल्ड है तो उसका सबसे फायदा था उसकी इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर थी। और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ये पॉजिटिव इफेक्ट होता था। मगर जिस प्रकार से अभी टर्निंग इफेक्ट हुआ है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन के आ गया है। और कहीं ना कहीं अमेरिका अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो रजिस्ट कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक तरफ वेस्ट होगा, अमेरिका होगा, रूस, चीन और भारत जो है वो ये कहना कि भारत रूस चीन के साथ चलेगा वो मुझे लगता है प्री मैच्योर होगा। क्योंकि हम कोई ऐसी नीति नहीं करेंगे जिससे हम किसी के खेमे में जाए। हम नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ कर दिया, उसने अपनी बेवकूफी से भारत को रूस और चीन की तरफ पुश कर दिया। मगर मुझे लगता नहीं भारत इसकी तरफ ऐसे दिखना चाहेगा। क्योंकि देखो आज की तारीख में ना है क्या, दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी इकोनॉमी और आपकी मिलिट्री पावर, जिसको आप एक नेशनल पावर बोलते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हाँ इकोनॉमी पावर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यूं तो भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd जर्मनी है, हम कुछ दिनों में बनेंगे। मगर इकोनॉमी इटसेल्फ इज नॉट यू कैन से अ साइन ऑफ नेशनल पावर। अगर ऐसा होता तो रूस की तो इकोनॉमी 12वीं 13वीं नंबर है, मगर उसकी मिलिट्री पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसका आप आज भी रूस को बहुत ही ऊंचे दर्जे से देखा जाता है। तो इसलिए आने वाले टाइम में आपका कॉम्बिनेशन होगा इकोनॉमिक पावर कम मिलिट्री पावर। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी पड़ेगी। अगर आप मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी पड़ेगी। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब बात आती है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है। ये सच्चाई है। एक चीज मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर 50% करके, उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसा तीर चल दिया पूरे वर्ल्ड में जिससे एक टर्निंग इफेक्ट हो गया है। क्योंकि भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई थे। 25 साल से बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन थे या वहां डेमोक्रेट थे। भारत ने और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट साइन किए थे और भारत बहुत आगे बढ़ रहा था। जबकि भारत की जरूरत थी अमेरिका को, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, अगर उसको चीन से मुकाबला करना था। और इसीलिए क्वाड का बना था, जिसका बेसिक प्रिंसिपल था फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जिसके 4 टेनेंट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। आज उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया है अमेरिका ने। एक उसने दोस्त खो दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि भारत कहीं ना कहीं चीन के साथ खड़ा है या रूस के। भारत किसी के साथ नहीं खड़ा। भारत अपनी एक पहचान बनाएगा, एक पिलर बनेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हाँ, ये सच्चाई है। ये पावर जो इफेक्ट वेस्ट में था वो शिफ्ट होगा ईस्ट की तरफ और ग्लोबल साउथ की तरफ। और सर, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि जो मल्टीपोलर अगर हम देशों की बात कर रहे हैं तो उसमें हर एक देश की, खासतौर से अगर अमेरिका की बात की जाए तो हमें ये कहा जाए कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी वो सुपर पावर प्रभावशाली देशों में माना जाता है। लेकिन बात यह है कि अब वो अकेला नहीं है। इंडिया, चाइना, रूस अपने अपने स्तर पर बहुत मजबूत हैं। जैसा आपने कहा कि रूस की भले आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा उस वे में नहीं हो, लेकिन सैन्य ताकत में वो बहुत स्ट्रांग है। अभी भी ऊर्जा संसाधनों के कारण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। चाइना की बात करते हैं, वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्टैंड कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडिया तो लोकतांत्रिक देश है ही, दूसरी तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था, यहाँ की तकनीक और जनसंख्या जो है वो भी एक तरह से प्रमुख खिलाड़ी ये कहा जाए कि मल्टीपोलर के रूप में नजर आती है। लेकिन भारत बरई सर, जिस तरह से अभी चाइना की भूमिका की बात कर रहे थे, चाहे बात जाकिर हुसैन सर हो या शिवाजी,
मुझे अब ऐसे इस रूप में तो भले ही पुतिन ये कह रहे हो कि अब आज का वक्त मल्टीपोलर ये कहा जाए कि उस ताकत को लेकर है, ऐसे में तो कहा जाए ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगी। अगर आपस में भरोसा नहीं होगा तो ग्लोबल लीडरशिप की परिस्थिति बन जाएगी आने वाले वक्त में। तो देखो, 4 लीडर्स हो जाएंगे। एक अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है और चौथा भारत है जी। अब भारत को चीन का कितना विश्वास करना चाहिए? अब देखिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई करते थे, उनको पीछे से भौंका चढ़ा। उसके बाद मोदी जी ने जी पिनजिंग को गुजरात बुलाया था, उसकी बहुत खैर मकदम की थी। उसके बाद महाबलीपुरम बुलाया था, उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते करना था। लेकिन क्या किया, गलवान में उन्होंने हमला किया, भारत के सैनिकों को मार डाला। और दूसरा, आप देखें पाकिस्तान के टेररिज्म के हमेशा जब जब भी यूनाइटेड नेशंस में आता है तो चीन उसके लिए वीटो का यूज करता है। जी जी। और जब भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की बात आई तो उसका भी चीन ने विरोध किया है। तो चीन के मामले में मैं बहुत संभल के करूंगा। चीन को बताना पड़ेगा कि अगर उनको मल्टीपोलर वर्ल्ड है और भारत का विश्वास करना है, भारत को सपोर्ट देना है, तो पाकिस्तान के टेररिज्म के मामले में उनको साफ साफ बताना होगा कि ये टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, वो चारों देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सम्मिलित करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो चाइना को भी ये सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि लैटिन अमेरिका से ब्राजील, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, शायद इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया और मे भी जर्मनी, इन लोगों की बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल बनाए तो ट्रू मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा कि ज्यादा देश को परमानेंट सीट मिलेगी और दुनिया के क्या हो रहा है उसका सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जब रूस की बात है, रूस मिलिट्री पावर ज्यादा है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, एनर्जी है, डिफरेंट मेटल्स है, लेकिन रूस इंडस्ट्रियल पावर नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं है। वो चाइना है, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग नेशन। तो भारत के लिए एनर्जी इज स्टिल बिकमिंग अ प्रॉब्लम, वी हैव टू इंपोर्ट सो मच ऑफ एनर्जी। लेकिन कृषि है, एजुकेशन है, अर्थव्यवस्था है और अब मिलिट्री में भी हम स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत को तीनों देशों के साथ, अमेरिका, रूस और चाइना के साथ अच्छे संबंध करना चाहिए। मैं ये जरूर बताऊंगा अमेरिका में रहते हुए कि ट्रम्प अमेरिका नहीं है। ट्रम्प राष्ट्रपति हो गए हैं, लेकिन वो अभी 3.5 साल ही उनको बाकी है और उनका सपोर्ट कांग्रेस में इतना नहीं है, डेमोक्रेट्स में तो नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन में भी उतना सपोर्ट नहीं है। तो हमको ये मानना ठीक नहीं होगा कि जो बोलते हैं ट्रम्प, वो अमेरिका बोलता है। लेकिन बड़े से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं आप कि अमेरिका ट्रम्प नहीं है और ट्रम्प अमेरिका नहीं है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी जो नीतियां लागू की गई, ऑल्दो ये बात अलग है कि उसका विरोध अमेरिका में भी जमकर देखने को मिल रहा है, चाहे बात कांग्रेस हो या फिर वहां के लोग उस पर भी अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ण सिंह सर, अब बात तो यही हो जाती है कि अगर देश का कोई प्रतिनिधि, तो देश की नीतियां, विदेश नीतियां, अंदरूनी नीतियां, ये उस जो देश के प्रतिनिधि है उस पर आधारित रहती है और जो अन्य देश है उनसे उनकी किस तरह की बॉन्डिंग रहेगी। अब ये मान के चलिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते रहते अगर ये बात हो रही है कि भाई अब यूनिपोलर या बायपोलर वाली सिचुएशन नहीं है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है, अब मल्टीपोलर रूप में जाना चाहिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुसीबत वाली बात होनी चाहिए। दूसरी बात सर, ये बात भी मुझे जरूर समझाइएगा कि अगर मल्टीपोलर की बात होती है तो क्या अमेरिका की ताकत कमजोर होगी और ये दुनिया के लिए किस रूप में इंपैक्ट कर सकता है? देखिए, ये जो बहुध्रुवीयवाद की बार बार अभियान शुरू होता है जी, इतिहास में ये बार बार तब शुरू होता है जब अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है वो निरंकुश होता हुआ नजर आता है। सबसे पहले तो 50 के दशक में देखें, स्टालिन जब नेता थे सोवियत संघ के, तो वो उस वक्त
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था। और स्टालिन कहते थे कि विश्व क्रांति करेंगे और पूंजीवाद को विश्व से हटा देंगे। जब खुर्शचेव उनके बाद आए तो उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात शुरू की कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, और समाजवाद में भी 3 अलग अलग केंद्र, क्यूबा भी रहेगा, चीन भी रहेगा, सोवियत संघ भी रहेगा जी। उस वक्त उसी तरह से चीन में माओ उस वक्त थर्ड वर्ल्ड की बात करते थे। भारत में नेहरू नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे। हालांकि उस वक्त माओ के रिश्ते ना खुर्शचेव से ठीक थे और बाद में भारत से भी, नेहरू से भी रिश्ता खराब हुए जी। फिर 90 के दशक में तत्कालीन जो बहस छिड़ी हुई है मल्टीपोलरिज्म, बहुध्रुवीयवाद को लेकर, वो 90 के दशक में फिर से शुरू होती है। भारत नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट को पकड़ता है और उस वक्त चीन अपना 1997 में फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक मौलिक सिद्धांत हैं उसको मल्टीपोलरिज्म अडॉप्ट करता है। रूस में एक प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन आता है 1996 में, वो विदेश मंत्री हैं येवगेनी प्रिमाकोव वहां के। वो कहते हैं कि अमेरिका के निरंकुश नेतृत्व को रोकने के लिए 2 काम करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाना होगा और हमें ये बहुध्रुवीयवाद फिर से आगे बढ़ाना होगा। तब से शुरुआत होती है ये रूस चीन भारत के त्रिकोणीय समीकरण की। बाद में वो शंघाई सहयोग संगठन का रूप लेता है और उसके साथ साथ ब्रिक्स सामने आते हैं। तो आज भी ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का जो निरंकुश एक तरह से तरीका है काम करने का, जो सारे विश्व को प्रभाव में कर रहा है, उसके सामने ये तीनों देश फिर से आज वही बात करते हैं। पर आज उनका आपस में तालमेल अच्छा है, आज उनका जो आर्थिक प्रभाव है वो अच्छा है। दुनिया की 4 बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं यदि आप करंट डॉलर टर्म्स में देखें तो उनमें 2 चीन और भारत हैं। यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के नजरिए से देखें तो चीन पहली, भारत दूसरी और रूस ने कहा कि वो चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। उनका तालमेल भी आज अच्छा है। तो इसीलिए आज भारत में कुछ लोग ये बहुध्रुवीयवाद के नए युग की शुरुआत की बात करना शुरू हो गए जी सर। उसकी वजह यह है कि पहली बार भारत और चीन आपस में संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और भारत हमेशा से जुड़े हुए हैं। रूस और चीन नो लिमिट्स पार्टनरशिप में है। सर, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में एक बात कही कि हमेशा तब मल्टीपोलर देशों की बात होती है जब अमेरिका का एक तरह से पूरी दुनिया में जो कनेक्शन है या फिर तालमेल है वो निरंकुश हो जाए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्थिति ऐसी है तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बाकी देशों से इसी तरह से वो निरंकुश एक तरह से कनेक्शन आपको फील हो रहा है क्या? मैं उसमें यही एक आखिरी बात जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निरंकुश व्यवहार का एक कोशिश है, वो फर्क ये है कि जो जितने भी मापदंड, जितने भी मौलिक मूल्य, जितने भी संस्थान बनाए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जी जी जी, जो आधारभूत थे उनके अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के, उनको तो वो नकारते हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ रूस चीन भारत की जो आपस में समझ है, जो उनकी साख है, दूसरे देशों की ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ने से जो अपेक्षाएं हैं इन तीनों से, वो हावी हुई नजर आती हैं। तो आज जब ये मल्टीपोलरिज्म की बात फिर से शुरू होती है तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में रूस चीन भारत प्रभावी बनते नजर आते हैं, आपस में पास आते हुए नजर आते हैं। और अमेरिका जो है वो अपने दोस्त देशों से बहुत अहम हो जाता है सर, क्योंकि हर लिहाज से अगर देखा जाए अब बात ये भी हमें समझनी होगी कि आर्थिक रूप से, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अमेरिका हर एक देश से कंट्रोल करता है, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, कंट्रोल करता है। अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दुनिया में क्या व्यवस्थाएं हैं अपने दर्शकों को बताऊं, चाहे बात IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, ऐसे तमाम संस्थान हैं। उनके साथ साथ नए संगठन लगातार उभर रहे हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वो पैरेलली एक रूप में नजर आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे NDB कहा जा रहा है, ये ब्रिक्स का अपने आप में एक बैंक है। और इसका इंपैक्ट किस तरह से होता है सिवात सर? डॉलर की जो एकाधिकार शक्ति है, क्या उसे ये चुनौती देती हुई नजर आता है, ये बताइएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं जो डिजिटल युआन है वो उसकी एक रणनीति, ब्रिक्स द्वारा नई मुद्रा की चर्चा लगातार होना, ये उसी का ही एक तरह से संकेत है क्या?
देखो, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आज यूनिपोलर वर्ल्ड है, अभी तक वो अमेरिका का दबदबा था, वो उसकी वजह क्या थी कि वो सारी इंटरनेशनल जो एजेंसी थी उनको कंट्रोल करता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता बिल्कुल था। बिल्कुल। IMF, वर्ल्ड बैंक में उसका दबदबा था, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर था जिसके अंदर 5 ही मेंबर हैं। और तो ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर थी। अगर ये है तो इसका दबदबा था, और इसी के कारण आप देखें जो भी ट्रेड होता था वो इंटरनेशनल करेंसी से होता था, वो प्रिंट कर सकता था। यूं तो उसका $37 ट्रिलियन का डेट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है अमेरिका का। और जबकि उसकी जीडीपी करीब करीब $31 ट्रिलियन है, तो 124% उसका डेट है। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका का बोलबाला इसलिए था कि उसकी 2 बातें थी। एक, उसकी बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री पावर थी जो कि वो नेवल के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। और दूसरा वो था उसका कंट्रोल था सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो वर्ल्ड की थी, जो लोन देती थी। और तीसरा था इंटरनेशनल करेंसी डॉलर थी। आज कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया जा रहा है। आज ब्रिक्स के तहत पे कहीं ना कहीं बात होती है कि ब्रिक्स करेंसी की बात होगी, और जैसे ब्रिक्स करेंसी की बात हुई तो आप लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला, अगर कोई भी डॉलर को थ्रेटन करेगा, चैलेंज करेगा, तो हम किसी हद तक एक्शन ले सकते हैं। तो उनको डर है कि इंटरनेशनल करेंसी अगर ब्रिक्स करेंसी हो जाती है, या जो देश अपने एक प्रकार से लोकल करेंसी में करते हैं, जैसे नमूने के तौर पे भारत और रूस। भारत वहां से जो अपना 40% ऑयल आज रूस से ले रहा है, मगर वो रूबल के तहत है। तो ये सच्चाई, हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब ज्यादातर देश आप देखेंगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो लोकल करेंसी को करेंगे, और इससे इंटरनेशनल में डॉलर जो है वो वीक होगा। और ये आने वाले टाइम में, इसीलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब बात हो रही है, हो सकता है ब्रिक्स जैसे कंट्री को ब्रिक्स करेंसी भी बना दे। आप बात कर रही थी कि हाँ, ये जिस प्रकार से जो आपका वर्ल्ड बैंक है, या आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जिनके अंदर उनका दबदबा है। तो मुझे लगता है नैना, आने वाले टाइम में अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना आने वाला है, तो वो एक पिलर नहीं होगा अमेरिका, उसके अंदर आप देखेंगे रूस भी होगा, चीन भी होगा, भारत भी होगा। और ये सोचना कि क्या भारत चीन और रूस की तरफ मिलेगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि भारत को मिलिटरीली ये पता है कि चीन के साथ हमारे जो फ्रिक्शन है, हमारी जो रेड लाइन इतनी ज्यादा है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि ये तो दिख रहा है एससीओ की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री गए। देखो, एससीओ की मीटिंग जो है वो तो पहले इसी मुकर्रर थी, हाँ, कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ 50% टैरिफ लगाया, उसको इन्फ्लुएंस तो हुआ है, मगर ये सोचना कि हमारे रिलेशनशिप अभी इंप्रूव हुए हैं, वो शायद नहीं, वो कजान से हो गए थे। जो ब्रिक्स समिट हुई थी रूस के अंदर, उसके अंदर जब साइड लाइन में मिलेंगे, और डेप्सांग और डेमचौक जो फ्रिक्शन पॉइंट थे, वहां से एक प्रकार डिसएंगेजमेंट हुआ। तो मैं ये मान के चलूंगा, भारत आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, और मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा स्तंभ होगा। और मुझे लग रहा है सर, शायद ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते रहे हैं, क्योंकि बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की, और अब वो जल्द ही 3रे नंबर की ओर अग्रसर है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं, हर लिहाज से लोकतांत्रिक देश, यहाँ की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के रूप में लगातार हम आगे हैं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में इंडिया की सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है। शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं। लेकिन जाकिर हुसैन सर, एक बात को समझाने की कोशिश कीजिए, मल्टीपोलर जब इस तरह के अगर देश होते हैं, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ठीक है, भारत, चीन, रशिया, ये मजबूत देश हैं, ये अपनी बात पर स्टैंड है, क्योंकि इनकी खुद की अपनी कुछ एक समृद्धता है, हर चाहे बात वो रक्षा के क्षेत्र में हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था के रूप में हो। लेकिन कई छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो जिन पर डिपेंडेंसी एक तरह से कहा जाए, जिनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर है, और अमेरिका उन्हें कंट्रोल करता है। तो मल्टीपोलर अगर इस तरह से देश होते हैं, तो क्या उन छोटे देशों की स्वतंत्रता वो भी अपने आप में बहुत एक रिलीव हो जाएगी, और उन पर किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, ये जो युग है 2 दशक का, वो राइज ऑफ द रेस्ट है। अमेरिका निरंकुश हो या ना हो, लेकिन राइज ऑफ द रेस्ट का हुआ है, रेस्ट का राइज हुआ है। और इतनी शायद इतिहास में फिर से, जिसे कहते हैं री इमर्जेंस
ऑफ इंडिया एंड चाइना हुआ है, जो कि अभी 50% जो है इंटरनेशनल ट्रेड का साझा करते थे पूरी दुनिया का। अब आती है बात की सर जो एक छोटे चीज छोटे और ऐड इमर्जिंग, करूंगी, मुझे लग रहा है जी कि ये वाला जो टाइम है ये रिफॉर्मेशन का भी एक टाइम है। इंडिया ने अभी रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म किए, चाइना के साथ में उनके जो टर्म्स रहे हैं, रिलेशंस रहे हैं, वो रिफॉर्म हुए। दूसरी तरफ अभी हमने देखा यहाँ पर चाइना की जो विक्ट्री परेड एक तरह से नजर आई, उसमें एक अलग तस्वीर नजर आई। मुझे लग रहा है ये सिचुएशन ही एक अलग रिफॉर्मेशन वाली है, ये वो वक्त चल रहा है रिफॉर्मेशन का। देखिए इसे रीसेट कहिए, अच्छा रीसेट, ओके। रीसेट, जो चीजें हो रही हैं रीसेट की जा रही हैं। और एक चीज सबसे बड़ी जो है, ट्रम्प ने जो गलती की है वो 10% का बेस लाइन टैरिफ जो है सारी कंट्री पे लगा दिया। घाना जैसी छोटी कंट्री के ऊपर जो है 10% लगा दिया ट्रेड। बिल्कुल। तो इससे जो है छोटी छोटी कंट्रीज जो थी, अब अगर ये जो है हम तीन बड़ी ताकत को देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है उससे थोड़ी से नीचे पायदान पर जो है सऊदी अरबिया है, टर्की है, इंडोनेशिया गल्फ है, कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, वेनेजुएला है। जी। ये सब जो है एक तरीके की मार्केट अगर प्रोवाइड करके इनको इंगेज करती हैं, और खासकर चाइना जो है अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग शक्ति का दोहन नहीं करता है, तो ये विश्वास जीतने में कामयाब होगा और एक बहुत ही पावरफुल मंच बनेगा। और अमेरिका जो है एक तरीके से ये देखिए कि इंडिया उसमें आगे आगे है कि हम डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहते, बल्कि मल्टी करेंसी सिस्टम आना चाहिए, जिसमें मल्टीपल जो है ट्रेड सिस्टम आना चाहिए, एक करेंसी डोमिनेट ना करे। अगर डॉलर को आप देखिए 1970 में निक्सन ने डॉलर को जो है सोने से अलग कर दिया है। जी, तो जी। डॉलर एक फिएट करेंसी है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वो डॉलर अगर कोलैप्स होता है तो अमेरिका कुछ नहीं प्रॉमिस करता है कि हम आपको पे बैक करेंगे, ये सिर्फ ट्रस्ट पे चल रहा है। और अमेरिका बाइडेन के ज़माने में इन्होंने जो है स्विफ्ट वगैरह सैंक्शन लगा के अमेरिका के दायरे को कम किया। ट्रंप ने जो है ये टैरिफ लगा के डॉलर को भी जो है संकुचित करने के लिए ले जा रहे बिल्कुल, हैं। जी, तो जी। अब बकिया डिपेंड करता है ये तीन बड़ी ताकत और 6-7 जो है उससे छोटी ताकत में कैसे दुनिया को अपने साथ एडजस्ट करके अकोमोडेट करके उनको सही जगह देके। क्योंकि अब देखिए इंटरनेट की वजह से बहुत खलफशार भी दुनिया में हुआ है, लोगों की आशाएं भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल बड़ी तो है, जी। उन आशाओं को कैसे एडजस्ट करेंगी ये कंट्रीज, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करती हैं तो फिर दुनिया उसी तरफ जाएगी। तो लेकिन बरई सर, जो अभी जाकिर हुसैन सर कह रहे थे कि अभी का जो वक्त है वो रिफॉर्म या फिर हम उसे रीसेट कहें, डोनाल्ड ट्रंप भी समझ तो रहे होंगे। चाइना ने तो रीसेट किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका वो रीसेट वाली इमेजिनेशन में या उस वाली मानसिकता में, उसकी प्लानिंग में नजर आ रहा है क्या? क्योंकि अब वो अलग थलग एक तरफा नजर आता है, और शायद मुझे लग रहा है ये वाला जो स्टैंड है वो उन्हीं के पैर पे ठोकर मारने जैसा हो गया है। देखो, हम जब बात करते हैं करेंसी की, डॉलर की और ब्रिक्स देशों की, जी सर। डॉलर एक फ्री करेंसी है। यहाँ आप चाइनीज करेंसी लो तो वो फ्री करेंसी नहीं है, तुम एक से दूसरी उसका पलट नहीं कर सकते। रशिया की करेंसी जो है रूबल, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब भारत देश में भी आप जाओ और आप बोलो कि मुझे रूबल देना है तो कोई आपके पास नहीं लेगा। आप बोलोगे कि मुझे आपको चाइनीज वाइन देना है तो कोई नहीं लेगा। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो भी डिक्टेटर है, चाइना के राष्ट्रपति जिंग वो भी डिक्टेटर हैं। अमेरिका में ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, उसके पर कोर्ट का काफी नियम है। देखो, उन्होंने बोला था कि हार्वर्ड का $2.2 बिलियन फ्रीज कर देंगे, तो कोर्ट ने बताया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। ये जो टैरिफ लगाया है, अपील्स कोर्ट ने बताया 7-4 कि ये वापस देना पड़ेगा, ये इलीगल है, आप ये इतना नहीं लगा सकते। अब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, देखें सुप्रीम कोर्ट क्या बताती है। तो ऐसा है कि ट्रंप अपनी मनमानी करते हैं, जी सर। कभी जो रूल्स है उसको ट्विस्ट करके अपनी फेवर में जो करना है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो करते हैं ऑर्डिनेंस से। वो कांग्रेस के पास या सेनेट के पास जाकर पास नहीं करवाते, अगर वहां जाते हैं तो वो पास नहीं होता। तो एक फर्क है कि अमेरिका एक लोकतंत्र देश है, जैसा भारत लोकतंत्र देश है, उसमें चेक और बैलेंस होते हैं। और ट्रंप साहब का भी चेक होगा, वो अपने जो मनमानी करते हैं वट हुक्म लेकर या ऑर्डिनेंस लेकर वो नहीं करेंगे। और
हाँ, ऐसा हो सकता है कि काफी देश अपनी अपनी करेंसी में करेंगे और वो ज्यादा होगा। ब्राजील बोलेगा कि हमारा रियाल ले लो, भारत बोलेगा हमारा रुपी ले लो। लेकिन दोनों करेंसी फ्री नहीं है, रुपी भी फ्री करेंसी नहीं है, रियाल भी फ्री करेंसी नहीं है। तो जब तक ये मामला नहीं होगा कि कैसे फ्री करेंसी हो जावे और करेंसी से बदला होए, तब तक डॉलर रहेगा। और जो मनी सेंटर बैंक है दुनिया की, वो सब न्यूयॉर्क में है। उसी बैंक में आप कितना भी अरबी डॉलरों को कुछ भी करना चाहते हो तो लोग वहां रखते हैं। अब देखो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अमीरेट, उनके पास सब ज्यादा पैसे होते हैं तो कहाँ रखते हैं? वो अमेरिका के डॉलर में रखते हैं। कोई रुपी में नहीं रखता, कोई चाइनीज युआन में नहीं रखता, कोई रूबल में नहीं रखता। तो आप कैसे उसको ये तो पूरी व्यवस्था बनी हुई है ना, ये तो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, शायद इसी वजह से उसके अलावा अभी तक कोई ऑप्शन स्वर्ण सर अभी तक ऐसे सोचे नहीं। भरत सर की इस बात पर क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अमेरिका का जो दबदबा है वो कहीं अचानक गायब होने वाला नहीं है। उसमें धीरे धीरे कमजोरी नजर आ रही है, दूसरे देश उभरते हुए नजर आ रहे हैं, वो बड़ी धीमी गति से बदलाव आ रहा है जी। डॉलर की बात है, हाँ पिछले कुछ दशकों में लगातार गिरावट हुई है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो बात कर रहे थे अभी वो अब करीब 55 या 56% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है। बाकी दूसरे करेंसीज में आज देश रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब भी 88% डॉलर में होता है। तो डॉलर धीरे 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 कम हो रहा है और दूसरे लोग अपनी लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन उसमें सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है, भारत भी कोशिश कर रहा है। पर इससे पहले आप देखें, अमेरिका के दोस्त और विकसित देश जो यूरोप के थे, उन्होंने यूरो शुरू किया था। यूरो तो डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रिक्स करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने वाली है। हाँ, बड़ी चिंता क्रिप्टो करेंसी से हो सकती है। वो अपने आप में बहुत ही नया एक तरीका है करेंसी के इस्तेमाल और सर का। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आप ये देखिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेहतर तरीके से कौन उसको इस्तेमाल कर रहा होगा। पाकिस्तान में उनके दामाद तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक इसीलिए, पर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई एक देश की संप्रभुता उस पर नहीं होती है, इसलिए अमेरिका का जो वर्चस्व है डॉलर को लेकर, क्रिप्टो करेंसी आने से वो खत्म हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी बात आपने कही कि क्या छोटे देश दबाव में आएंगे या नहीं आएंगे। ये बहुध्रुवीयवाद में शुरू से ही छोटे देशों को लगातार अपने साथ खींचने की कोशिश रही है। चाहे वो निर्गुणता का सम्मेलन, नॉन अलाइनमेंट की बात कहें, तीसरी दुनिया की बात कहें, आज जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, या उससे पहले G77 कहते हैं। आज ही आप देखें, कल बीजिंग में पश्चिमी देशों ने वो जो 80 वर्ष के बाद एक उन्होंने सेरेमनीज किया दूसरे विश्व युद्ध में जीत का, उसमें पश्चिमी देशों ने बिल्कुल बायकॉट किया जी। उसके बावजूद 26 राष्ट्र अध्यक्ष वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ थे वहां। तो छोटे देश अपना तय करते हैं। आप दक्षिण एशिया से ही देखें, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू वहां थे, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वहां थे, पाकिस्तान से तो फील्ड मार्शल भी थे और प्रधानमंत्री भी वहां थे जी। और राष्ट्र समय समय पर अपनी सोच ये देखते हैं कि उनका अपना राष्ट्रहित किधर है जी। तो ये जो बहुध्रुवीयवाद की बात अब फिर से छिड़ रही है, जिसमें मैंने कहा कि आज रूस, चीन, भारत का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका लेकिन सर रूस, चीन और भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की अगर तस्वीरें, जो अभी हम पहले बीच में चर्चा भी कर रहे थे, एक और बात मन में जरूर आ रही है, अब सभी मजबूत देश है सिवात सर, तो आखिर अब सभी मजबूत देश, टकराव तो आने वाले वक्त में यहाँ पर भी होगा। लोकतांत्रिक देश, और जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, जैसा कि हुसैन सर और बरई सर ने भी कहा कि बाकी अगर देखा जाए तो फिर चाइना, वहां पर भी हिटलर शाही है, रशिया में भी हिटलर शाही है। ऐसे तो वही ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस होगी आने वाले वक्त में, क्या और टकराव हो जाएगा फिर? पहली बात तो ये कि आज का टकराव ये 50 या 60 दशक में जो शीत युद्ध था जी, सोवियत संघ के एक तरफ, अमेरिका और उसके साथ ही दूसरी तरफ, वैसा हो ही नहीं सकता जी। आज दुनिया व्यापार में, निवेश में, तकनीक के हस्तांतरण में, उत्पादन में इस तरह से जुड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि मैं बाकी देशों से हटकर अपना रास्ता ढूंढूंगा। तो रूस
और चीन में व्यापार है, पर चीन का ताइवान के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ भी व्यापार है। बिल्कुल, जबकि एक तरफ दोस्ती हम कहते हैं, मतलब दूसरी मुझे तरफ लगता है तनाव सर हम देखते हैं। कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, मनमुटाव है सिवात सर जी। बिल्कुल, तो आज कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो सिवात गई सर है आपका कि ऑडियो वो डाउन है, एकदम आप उस उसको तरह का आप शीत युद्ध अनम्यूट नहीं कर आएगा। लीजिए वाला प्लीज। वर्ल्ड क्यों स्टेबल होगा? जी, जी, क्योंकि जी। सच्चाई ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अभी क्या है, पावर एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ थी, अमेरिका जो बोलता था वही सबको सुनना पड़ता था। जी। इसके कारण आप देखें कि इतने पावर सेंटर बन गए। पहले पावर सेंटर क्यों नहीं बने? जब तक आपकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर नहीं है तो आप कैसे बन सकते हैं एक प्रकार पावर हाउस? आज की तारीख में अमेरिका को टक्कर देने वाला चीन है, भारत है, रूस है। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड मुझे लगता है ज्यादा स्टेबल होगा। और ग्लोबल साउथ कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं चीन के साथ भी। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेबिलिटी और पीस ज्यादा आएगी, मगर चार चीजें रिफॉर्म वर्ल्ड में होनी चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशन का जल्दी से जल्दी रिफॉर्म हो, जिसके अंदर भारत जैसे देश हैं वो इसके अंदर एक परमानेंट मेंबर बनने चाहिए। दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनको बदलें, क्योंकि इनके अंदर दबदबा अभी भी यूएस का है। ये भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक प्रकार इंप्रेस पोन करें। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आपको देखना पड़ेगा, जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनका युद्ध के अंदर अगर आप देखें, अमेरिका का एक नेगेटिव रोल है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं ज्यादातर हथियार बेच के। जितने ज्यादा युद्ध वर्ल्ड में होंगे उसको पैसा मिलता रहेगा, युद्ध जी, जी, चलते जी। रहेंगे। ये मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई बंद होनी है तो ये हथियार का जो एक एक्सपोर्ट है अमेरिका कम करे, नहीं तो आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर शांति नहीं आ सकती। मुझे लगता है एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बेटर है, ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड। जिसके कारण अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट आ जाता है, जैसे अभी आ गए, कि अगर यूनिपोलर वर्ल्ड हो तो आप देखें कि वर्ल्ड को कहां से कहां ले जाएंगे वो, क्योंकि वो अपनी मनमानी करें। जो टैरिफ उन्होंने लगाया है दूसरे देशों पे, वो अमेरिका की इकोनॉमी को डाउन करेगा, वहां पर इन्फ्लेशन होगा। ये जो टैरिफ है वो कोई बाहर के देश पैसा नहीं देंगे, वो तो अमेरिका को ही देना पड़ेगा चीज खरीदने के लिए। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टैरिफ लगा दिया है दूसरे देशों पे, उससे उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन होगी। और आज की तारीख में अंदर से आवाज आ रही है एक प्रकार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, और जो फाइनेंशियल और आपकी लीगल इंस्टीट्यूशन है वो इसको चैलेंज करें। तो मुझे लगता है कि यह कहना बहुत ठीक होगा, आने वाले टाइम में मल्टीपोलर वर्ल्ड विल बी मोर स्टेबल, मोर पीसफुल, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर होगी, कई पावर हाउस होंगे। सर बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि आखिरी हम चर्चा के आखिरी समय की तरफ है, मैं चाहूंगी कि आखिर इस मल्टीपोलर को लेकर क्या कुछ और बड़ी बातें हैं, इसको लीड कौन करेगा? लीड तो ठीक है, लेकिन अभी हम तो पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, आने वाले वक्त की चैलेंजेस भी बहुत नजर आएंगे। आखिर किस तरह के चैलेंजेस नजर आने वाले हैं जाकिर हुसैन जी, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो? देखिए, कोई एक कंट्री इसको हाईजैक नहीं करे। अगर वो पुतिन साहब ने कहा है कि मल्टीपोलर है, सभी को समान रूप से समान अधिकार मिलेंगे, समान राइट मिलेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जी, तो ये सभी सहमत उस पर होंगे। दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इस तरीके के सिस्टम पे चलाने के लिए, एक यूनिटी एंड सेंट्रलिटी। तो सेंट्रलिटी किसी एक की कमांड में नहीं होना चाहिए, एक प्रिंसिपल बना के आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस का हो, WTO हो। अब हम देखते हैं कि रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी पकड़ उससे छोड़ ही नहीं रहा था। तो अभी SCO में एक डेवलपमेंट बैंक $1.4 बिलियन का जो चाइना ने डिक्लेयर किया है, ये यही चीज़ें हैं कि जो उसके मेंबर नज़दीक आते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। जी, जी, तो जी, अगर ये फेयरनेस, ईमानदारी, इम्पार्शियलिटी, इक्वलिटी और दुनिया को एक सही दिशा देने में, दशा और दिशा देने में ये ग्रुप कामयाब होता है, तो आने वाले कल में डॉलर की भी जो है डिक्लाइन होगा और एक नया सिस्टम उभर के आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि ये आपस में न लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बरई सर, वही बात है, जब बहुत सारे कप्तान एक साथ जहाज चलाने लग जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि भाई वो जहाज दिशा खो देता है। अगर मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की बात होती है तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? मल्टीपोलर वर्ल्ड में मेरा ख्याल है ऐसे होगा कि ज़्यादा देश यूनाइटेड नेशंस में और वर्ल्ड बैंक में अपना रोल लगाएंगे
जी। लेकिन ये बात सही है, अभी तक अमेरिका वर्ल्ड बैंक में 25% देता है, यूनाइटेड नेशंस के एक्सपेंस में वो 25% देता है। तो अगर इन लोगों को मल्टीपोलर बनना है तो मल्टी कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। मिलिट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए। अब आप देखो तो चाइना कितना पैसा देता है यूनाइटेड नेशंस को, कम से कम 5 से भी कम। रशिया कितना देता है? बहुत कम। भारत कितना देता है? तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए वर्ल्ड बैंक में या एशियन डेवलपमेंट में, तो आपको अपना पैसा भी वहां लगाना पड़ेगा, आपके एक्सपर्ट को भी वहां लगाना पड़ेगा जी। इसलिए ये जो चेंज होगा स्लोली होगा, लेकिन जब तक दूसरे देश बात सिर्फ करेंगे लेकिन अपने पैसे वहां नहीं लगाएंगे, अपने एक्सपर्ट वहां नहीं लगाएंगे और दूसरे देशों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक ये प्रोसेस बहुत स्लोली चलेगा। ये प्रोसेस तो स्लोली हो जाएगा, लेकिन स्वर्ण सर, अगर मल्टीपोलर की बात हो रही है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट देश को तो भूल गई, पाकिस्तान को कहाँ काउंट करेंगे हम? पाकिस्तान को छोटा मच्छर है, आप उसको क्यों बता दे कि मल्टीपोलरिटी में है जी। अब उसके 26 तो IMF के बेल आउट हो गए, उसको तो ट्रम्प साहब पहली टर्म में वीजा भी नहीं दे रहे थे। अब ये क्या अब हुआ तो वहाँ कि इन्वेस्ट भारत कर रहे हैं ना, वहाँ के अब तो जो प्रतिनिधि उन्हें तो आके बिरयानी खिला रहे हैं। बस मैं आखिरी 30 सेकंड्स का जवाब, स्वर्ण सिंह सर। देखिए, जो यथार्थवाद की बात करते हैं उसके साथ साथ आप मौलिक अधिकारों की भी बात करते हैं, तो राष्ट्र की संप्रभुता भी होती है जी। और उसका दबदबा भी होता है, तो उनमें तालमेल बनता है। ऐसा नहीं कि चीन और भारत कौन कितना पैसा देगा उसी पर निर्भर होगा उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव या साख। नवंबर में आप देखेंगे कि क्लाइमेट समिट होने वाली है ब्राजील में। ब्राजील में भी 50% ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं। तो ये मल्टीपोलरिज्म का अभियान जो चल रहा है ये यहाँ और जोर पकड़ेगा, आप देखेंगे। बिल्कुल। और ये लगातार बातचीत बढ़ेगी आगे तक, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप अपने तरीकों में बदलाव नहीं लाएंगे, वो लगता नहीं लाने वाले हैं। तो ये लगातार बातचीत होती रहेगी। तो अभी भले ही ये दौर हो रीसेट या रिफॉर्म होने का, बनाएंगे अपना। जी जाकिर जी बस कुछ कह रहे हैं, फिर मैं क्लोज कर रही हूँ जी। पाकिस्तान की जिम्मेदारी चाइना की है। अच्छा ठीक है, वही आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखा जाएगा। अगर चाइना चाहता है कि इस तरीके से स्टेबिलिटी आए तो ऐसे जो है रॉग एलिमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इधर एक पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान तो हो सकता है अकेला एक इकट्ठा रहे नहीं, जिस प्रकार से सिविल वार चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आने वाले समय में 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ के और गिलगित मुझे लग रहा है सर वो अपने आप में एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे। फिलहाल वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर हम जल्दी चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमेरिका की भूमिका भी नजर आ रही है, अब उसको लेकर वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदलती नजर आती है, मल्टी ऑर्डर की तस्वीर बनती नजर आती है। फिलहाल यहाँ पर इस बुलेटिन में इतना ही।